देखें, तुम लिखे ये सब, तुम नहीं आई थी, ऑनलाइन क्यों नहीं की? चलो देखो, तो फिर आज बेसिक ही चलेगा, ठीक है। अब अगले, सुन लो, अगले 1-2 क्लास में जो है अब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, है ना। देखिए क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, तो अगले 1-2 क्लास में चैप्टर में स्टार्ट कर देंगे। अभी हम लोग आज और कल 2 दिन और बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलो अभी पढ़ लेते हैं, सेल डिवीजन जो शुरू हुआ था उसी के बारे में आज पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, ये सब पढ़ लोगे ना, ये सब पढ़ लोगे ना, तो ये होगा कि तुमको 12 चैप्टर पढ़ने में जो है आसानी होगा, है ना। तो ये सब बहुत यूज आता है 12 में भी। सेल डिवीजन क्या होता है, तो देखो हर एक जो सेल होता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है, जिसमें कि एक सेल जो है यह 2 सेल या फिर 2 से फिर आगे चल के 4 सेल ऐसे बनाने का काम करता है। तो इसी चीज को बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या हुआ, उसमें सेल डिवाइड कर रहा है, और सेल डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4 बन रहा है, उसी को बोलते हैं सेल का डिवीजन। देखो जो भी ह्यूमन बींग है उसका शुरुआत किससे होता है, एक सेल से होता है। इसमें कि एक मेल गैमिट होता है, पढ़े 10th क्लास में जनन चैप्टर रिप्रोडक्शन कि नर युग्मक मादा युग्मक, किससे पढ़े होते, हिंदी हिंदी से कि इंग्लिश से? ना 11th नहीं 10th पढ़े थे ना, किसमें पढ़ते, हिंदी मीडियम में कि इंग्लिश मीडियम में? हिंदी मीडियम में। तो वहाँ पढ़े होंगे कि शुक्राणु और जो अंडाणु होता है, जिसको स्पर्म और ओवम कहा जाता है, वो मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है या युग्मनज बनता है, हाँ? और फिर उसी से आगे चल के भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो, और फिर उससे आगे चल के बच्चा बनता है। तो पूरा का जो शुरुआत है वो कहाँ होता है, एक कोशिका से होता है, एक सेल से होता है। तो जो एक सेल है उसी एक सेल में डिवाइड होता है, और आगे अरबों कोशिकाएं बनती हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल बनते हैं। तो उसी चीज को बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है, वैसी प्रक्रिया, वैसा प्रोसेस जिसमें कोई सेल डिवाइड करके 2 सेल या 4 सेल फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। देखो ये इंपोर्टेंट ये है कि सेल डिवीजन जो होता है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक को बोलते हैं माइटोसिस और एक को बोलते हैं मियोसिस। एक को बोलते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन और एक को बोलते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन जो है, ये अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, मान लो कोई एक सेल है, बताओ तो हम लोग के सेल में कितना क्रोमोसोम होता है, हम लोग के सेल में कितना क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर, कितना होता है, 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम बोलते हैं उसको। तो मान लो कि इसमें 46 क्रोमोसोम है, और इसमें से डिवाइड हुआ, और डिवाइड होकर यहाँ पर 2 सेल फॉर्म हुआ, और दोनों सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है, तो ये जो सेल डिवीजन है इसको बोलते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस। इसमें कि एक सेल अगर डिवाइड करके 2 सेल फॉर्म कर रहा है, इसको बोलते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसा है, सेम है, ठीक है। इसमें 46 है, इन दोनों में 46 है। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई एक अरे क्या हो गया, मान लो कोई एक सेल है, और उस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 है, और इसमें डिवाइड होकर पहले बना 2 सेल, पहले यहाँ बना 2 सेल, और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा आधा हो गया, 23 हो गया। अब फिर ये रुकेगा नहीं, फिर ये जो है 2 सेल और बन जाएगा यहाँ पर, इसमें भी फिर 23 होगा, यहाँ भी फिर वैसे ही 23 होगा। तो इस तरह का जो सेल डिवीजन होगा इसको बोलते हैं मियोसिस। देखो तो दोनों में तुमको क्या डिफरेंस दिख रहा है, पहला डिफरेंस कि इसमें एक सेल से 2 सेल बन रहा है, और इसमें एक सेल कितना सेल बना रहा है, 4 सेल बना रहा है। दूसरा डिफरेंस, इसमें जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह रहा है, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया है, आधा हो गया है, नहीं हो गया है। देखो इसमें 46 है और यहाँ पर कितना 23 हो गया, तो आधा ना हो गया है। देखो ये एक स्टेप में हो रहा है, और यहाँ पर कितना स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप में। पहले 1 से 2 बन रहा है, फिर 2 से 4 बन रहा है। तो पहले वाले को बोलते हैं मियोसिस 1, और दूसरे वाले स्टेप को क्या बोलते हैं, मियोसिस 2। मियोसिस 2, ठीक। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये 2 स्टेप में हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करना है, कॉपी में एक तरफ लिखना है माइटोसिस, एक तरफ लिखना है मियोसिस। जिस तरह हम लिखे हैं ऐसे ऐसे ही लिखना है, ये नहीं बनाना है अभी खाली लिखना है माइटोसिस और मियोसिस। कॉपी में एक तरफ लिख दो माइटोसिस, एक तरफ लिख दो मियोसिस। माइटोसिस में फर्स्ट पॉइंट,
हाँ मैंने नहीं 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 नहीं, ये लिखना माइटोसिस, इसमें लिखना पॉइंट नंबर 1। माइटोसिस में पॉइंट नंबर 1 लिखना है, हम लिख दे क्या बोले, लिख लो। अच्छा ठीक है, लिखो। इन दिस टाइप ऑफ in this type in this type of in this type of cell division in this type of cell division one parent cell in this type of cell division one parent cell forms one parent cell forms, अच्छा लिख लो फिर उसको और लिखवा देंगे इसमें। 1.1 parent cell forms two daughter cells, two daughter cells। ठीक है, इसमें लिखना है म्यूसिस में पॉइंट नंबर 1 देके, अब इसमें कैसे ना पॉइंट नंबर 1, इसमें तो पॉइंट नंबर 1 म्यूसिस में देना है पॉइंट नंबर 1। अब in this type of cell division in this type of cell division of cell division in this type of cell division each parent cell forms each parent cell forms each parent cell forms four daughter cells, each parent cell forms four daughter cells। each parent cell forms four daughter cells। पॉइंट नंबर सेकंड माइटोसिस में जी पॉइंट लिखवा रहे थे, माइटोसिस में पहले बोले थे ना 1 नंबर पॉइंट देके लिखो, अब फिर बोले थे कि म्यूसिस में पॉइंट नंबर 1 देके लिखो, अब माइटोसिस में पॉइंट नंबर 2 देके लिखो। ऐसे डिफरेंस लिखवा देते हैं दोनों के बीच में। तुमसे हम क्या बोले हैं कि ऐसे लिख कर ऐसे डैश दे दो फिर इसमें पॉइंट नंबर 1 करके लिखो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो ना कि जो माइटोसिस में जो लिखे अभी उसको उसको पॉइंट नंबर 1 कर दो और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देके लिखो। देखो इन दिस टाइप डिवीजन, इसमें लिखना है माइटोसिस में, माइटोसिस इन दिस टाइप ऑफ डिवीजन this type of division number of chromosome is same is same in parent and daughter cell। same in parent cell and daughter cell। same in parent cell and daughter cell। इसमें लिखना है मिसिस नंबर 2 तक है, number of chromosome gets half number of chromosome gets half number of chromosome
gets half in half 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 in daughter cell. Number of chromosome gets half in daughter cell as compared to parent cell. As compared to parent cell. As compared to parent cell. इसी में म्यूसिस में पॉइंट नंबर 3 का लिखिएगा. It occurs in 2 steps. It occurs मतलब यह होता है. It occurs in 2 steps. It occurs in 2 steps. Meiosis 1 and meiosis 2. It occurs in 2 steps, meiosis 1 and meiosis 2. It occurs in 2 steps, meiosis 1 and meiosis 2. ठीक है. अब एक काम करना है, इसको ड्रॉ कर लेना है. मैट्रिक्स में इसको ड्रॉ करना है, म्यूसिस में इसको बनाना है. ये जो बनाए हुए हैं ना इसको. हो गया. तो अभी तुम क्या पढ़ रहे हैं, जो तुमको जरूरी है बेसिक के रूप में, है ना. तो बेसिक रूप में तुमको इतना बस पता रहना चाहिए. अच्छा बताए होंगे इसमें कि जो माइटोसिस डिवीजन होता है, यह 4 मिट जाएगा अभी. ये 4 स्टेप में होता है. कौन कौन होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. याद है ना ये सब. अच्छा उसी तरह से मियोसिस भी जो होता है 2 स्टेप, मियोसिस 1 मियोसिस 2. तो मियोसिस 1 भी फिर होता है 4 फेज में. कौन कौन? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1. हाँ. अच्छा तो प्रोफेज 1 के कितने फेज होते हैं? 5 स्टेप. कौन कौन? हाँ. तो ये याद रहना चाहिए. याद है? जो मियोसिस 1 है, जो मियोसिस 1 है, ये होता है 4 स्टेप में. एक को बोलते हैं प्रोफेज 1. प्रोफेज 1. दूसरे को बोलते हैं प्रोफेज 2. प्रोफेज 2. तीसरे सॉरी प्रोफेज 1. दूसरे को बोलते हैं मेटाफेज 1. मेटाफेज 1. तीसरे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एनाफेज 1. और फोर्थ को क्या बोलते हैं? टीलोफेज 1. और फिर इसमें हम लोग पढ़े थे कि जो प्रोफेज 1 है ये होता है फिर कितने फेज में? 5 फेजेज में. कौन कौन होता है? लैप्टोटीन, लैप्टोटीन, और कौन होता है? जाइगोटीन, और कौन होता है? पैकिटीन, और होता है डिप्लोटीन, और होता है डाइकाइनेसिस. तो ये 5 फेज में होता है. ठीक है. इसको याद रखना है. ठीक है. याद रहेगा. याद रहेगा. अच्छा इसके बारे में पढ़े थे, ब्लड के बारे में पढ़े हुए थे. ब्लड के बारे में तो विच इज मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल?
तीनों जो ब्लड सेल हैं उनमें से सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? आरबीसी, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी में से सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? विच इज मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी? मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन होता है? न्यूट्रोफिल। बताए थे ना डब्ल्यूबीसी दो टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होता है वो फिर तीन टाइप का होता है, बेसोफिल, इजिनोफिल, न्यूट्रोफिल। और उसमें से न्यूट्रोफिल सबसे सबसे अधिक होता है, 60 to 65% होता है। जो ये होता है दो टाइप का, लिम्फोसाइट, इसका वीडियो होगा देख लेना उसको, है ना, इसका वीडियो होगा पीछे, उसको देख लेना। अगर क्लास की होगी तो कॉपी में भी होगा, नहीं तो वीडियो होगा इसका, उसको देख लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है ना। अब तक जो बेसिक जानना था उतना उतना हो चुका है। अगर छूटा हुआ है तो देख लेना है उसको, और उसका नोट्स बना लेना है। कौन कौन सा टॉपिक था बेसिक में? एक था सेल, एक था सेल डिवीजन, एक था ब्लड, ठीक है ना। ब्लड के अलावा शायद ये भी पढ़ाए होंगे, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, ये सब। चाहो तो इसको याद कर लेना, ये बीच बीच बता देंगे इसको जब आएगा जरूरत इसका। तो अभी जो है स्टार्ट किया जाएगा चैप्टर। अब देखो 12th क्लास में कितना चैप्टर है बताओ? बुक लिए एनसीईआरटी का? ठीक है, बुक देने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ले लो तो फिर भी ठीक है। देखो 12th क्लास में जो है बायोलॉजी में है 16 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं? 16 चैप्टर है। जो 16 चैप्टर्स हैं, 16 जो चैप्टर्स हैं, उसमें से फर्स्ट जो यूनिट है उसमें है रिप्रोडक्शन। फर्स्ट यूनिट में कौन है? रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो इसमें फिर 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। एक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो अलग अलग जीव होते हैं ह्यूमन को छोड़ के। हाँ, सेकेंड चैप्टर जो है वही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर प्रोड्यूस होता है, उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में। थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थर्ड चैप्टर कौन है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और फोर्थ चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नहीं नहीं, देखो ये चैप्टर हो गया, मतलब ये यूनिट हो गया। इसके अंदर में ये 4 चैप्टर हैं। ये 4 चैप्टर, देखो ये एक बड़ा सा टॉपिक हो गया रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर ये 4 चैप्टर हैं, ये चैप्टर ये चारों हैं जिसको पढ़ना है। लेकिन चारों के चारों क्या है? रिप्रोडक्शन ही है ना, इसलिए इसको रिप्रोडक्शन के अंदर में लिख दिए हैं चारों को। तो इसमें पढ़ना है इंसान को छोड़ के बाकी के बारे में, इसमें पढ़ना है प्लांट के बारे में, इसमें पढ़ना है ह्यूमन के बारे में, और इसमें भी ह्यूमन के बारे में ही पढ़ना है, और कुछ चीजें और पढ़नी है। तो ये हो गया 4 चैप्टर इसमें। उसके बाद आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। हालांकि इस बार थोड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आया है, लेकिन अगर इस बार को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जो पिछले एग्जाम हुआ था हार्ड ये था कि कुछ क्वेश्चन सिलेबस आ गया था, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। अब देखो ऑब्जेक्टिव में से भी 70 क्वेश्चन रहता है अभी। कितना रहता है? कितना रहता है? 70। 70 में से 35 बनाना होता है, ठीक। और इस बार लगभग 50 से 60 क्वेश्चन ही आया था सिलेबस से। 10 से 20 क्वेश्चन जो था आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, तुमको बनाना कितना है? 35 बनाना है ना, तुमको थोड़ा 70 करके आना है। 70 में से कितना बनाना है? 35 बनाना है। तो 50 से 60 जब सिलेबस का था तो बना लो इसी में से अपना, क्या जरूरत है बाहर लो बनाने का। उसी तरह से शॉर्ट आंसर में भी 20 क्वेश्चन था, 20 में से 2-3 क्वेश्चन जो था आउट ऑफ सिलेबस था, बाकी सब क्वेश्चन जो था वो बुक था। अब तुम बनाना कितना है? 20 में से 10 बनाना है तो बन जाएगा। लॉन्ग में से 6 था, अब लॉन्ग में तो खैर सब सिलेबस का था, लॉन्ग में कोई बाहर से नहीं था। ऑब्जेक्टिव में, हाँ हाँ वही बोल रहे, ऑब्जेक्टिव में जो है 10 से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, बुक से बाहर का था। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 17 से 35 ही करना होता है ना, 17 तो करना नहीं होता है, तो निकाल लिया होगा जो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स में फिर पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये एक चैप्टर हो गया। इसमें पढ़ना है मेंडल के बारे में, 10th क्लास में ही पढ़ते पढ़े थे 10th क्लास में मेंडल के बारे में, कि मेंडल जो थे पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसी के बारे में यहाँ भी पढ़ना है। सेकेंड है डीएनए के बारे में, जिसको कि बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है, मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थर्ड चैप्टर जो होगा इसी में वो है इवोल्यूशन, कि कैसे ये पूरा दुनिया बना। ये
ब्रह्मांड कहाँ से आया, ये यूनिवर्स कहाँ से आया, यूनिवर्स में जो सोलर सिस्टम है वो कहाँ से आया, सोलर सिस्टम में हम लोग का अर्थ कैसे बना, अर्थ जब बन गया तो अर्थ पे लाइफ कैसे आया, इंसान कैसे आया, तो वो सब जो है पढ़ना है इस चैप्टर में, इवोल्यूशन चैप्टर में। मतलब कि यूनिवर्स से लेकर, यूनिवर्स कैसे बना से लेकर और ह्यूमन कैसे आया यहाँ तक, मतलब पूरा का पूरा 15 अरब साल 15 बिलियन ईयर एगो जो है ये यूनिवर्स बना था। तो उस समय से लेकर और आज से लगभग 4 अरब 80 करोड़ साल पहले 4.8 बिलियन ईयर्स एगो जो है ये धरती बना। तो उस समय से लेकर और आज का जो इंसान है ये आया है 80,000 साल पहले, आज से लगभग 1000 से 1 लाख साल पहले आज का इंसान आया है धरती पे। उसके पहले आदि मानव थे, प्रिमिटिव मैन थे, लेकिन आज का जो इंसान है इसका इतिहास जो है 80,000 साल का है। तो उतना उतना में कैसे ये पूरा विकास हुआ है उसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, चैप्टर में। सब चैप्टर अच्छा है। चलो नेक्स्ट है जेनेटिक्स का। उसके बाद थर्ड यूनिट में अब इसमें फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सबसे बड़ा चैप्टर इसमें कह सकते हैं ये वाला है, इसमें तुमको असली बायोलॉजी पढ़ने का फील आएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जहाँ तुमको पढ़ाया जाएगा कि कैसे हेल्थ क्या होता है। बोलते हैं ना कि इंसान बोलता है कि हम हेल्दी हैं, तो कब बोलेंगे कि वो हेल्दी है, तो बोलेगा कि हमको डिजीज हो गया है, तो कब बोलेंगे बीमारी हो गया है। उसको बीमारी में भी पढ़ना है कि मलेरिया कैसे होता है, क्यों होता है, क्या। हाँ वहाँ भी पढ़ना था। और यहाँ सब विस्तार में पढ़ना है, यहाँ तो इसको विस्तार में कि मलेरिया मान लो होता है, मलेरिया क्यों होता है, किसके कारण होता है ना, कौन फैलाता है मलेरिया को, मलेरिया का लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, दवा क्या है, टेस्ट क्या है, वो सब। मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, वैसे ही टाइफाइड क्यों होता है, कैसे होता है, क्या दवा होता है, क्या टेस्ट होता है, वो सब उसे। हाँ दवा भी। इसके अलावा निमोनिया, डेंगू, अमीबियासिस, एस्केरियासिस, एलिफेंटियासिस, टीबी, कलरा, चिकन पॉक्स। हालांकि चिकन पॉक्स नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, लेकिन बता देंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर। उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है। उसके बाद जो चैप्टर है वो कौन है, यहाँ देखो इधर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें पढ़ना है कि माइक्रोब्स कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखो हम लोग पता है कि माइक्रोब्स समझते हैं ना क्या होता है, माइक्रोब्स क्या होता है। हाँ, जो हमने नेक्ड आइस नहीं देख सकते हैं, जिन देखने के लिए क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो 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 ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं। तो माइक्रोब्स जो हैं यह हमारे लिए अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो बीमारी उत्पन्न करते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, अभी जो चल रहा है कोरोना, ये हो गया, ये सब किससे होता है, माइक्रोब से होता है ना। तो ये सब जो है हमारे लिए बीमारी भी उत्पन्न करते हैं। और बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, अच्छे भी हैं। जैसे कि जो दही बनता है, किससे बनता है, दूध से जो दही बनता है, मिल्क से कर्ड बनता है, माइक्रोब से बनता है, बैक्टीरिया से। वैसे ही जो भी एंटीबायोटिक्स बनते हैं, जितने भी एंटीबायोटिक मार्केट में मिलता है, वो सब एंटीबायोटिक किससे बनता है, बैक्टीरिया से बनता है। इसके अलावा जो केक बनता है, इसके अलावा जो हाँ केक केक बन गया या फिर बिस्किट बन गया, ये सब में भी माइक्रोब्स का यूज होता है। तो मतलब माइक्रोब्स का बहुत जगह यूज है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है। थर्ड चैप्टर इसी में है स्ट्रैटेजी फॉर इन्हांसमेंट इन स्ट्रैटेजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। देखो अगर देखा जाए तो अगर जब जिस समय इंडिया को मिला था फ्रीडम, क्या कब 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 फ्री हुआ था, इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 1947 में। इस टाइम जो है इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन था वो लगभग 30 करोड़ के आसपास में था, 30 करोड़ 32 करोड़ आसपास में था। लेकिन उस समय भी जो यहाँ पर जो खाने की चीजें हैं वो मंगानी पड़ती थी बाहर से, किसी अमेरिका से या फिर मैक्सिको से मंगाया जाता था। अभी के समय में क्या है कि जो संख्या भारत का वो लगभग लगभग 2 बिलियन है, मतलब 1.5 अरब से ज्यादा ही है, 1.2 मिलियन से अधिक है। लेकिन फिर भी आज जो है पूरा चीज भारत में ही ग्रो कर जाता है, वृद्धि कर जाता है। बात है क्यों, क्योंकि क्या किया गया, बहुत सारा नया नया वेरायटी डेवलप किया गया, बहुत नया नया किस्म आया है गेहूं का, चावल का। तो वो सब कैसे आता है वो सब पढ़ना है इस चैप्टर में। वैसे ही देखा जाए तो एक गाय, जो इंडिया की एक गाय होती है, वो एक साल में औसतन जो है 200 लीटर दूध देती है, एक साल में औसतन एवरेज। एक गाय जो ऑस्ट्रेलिया की होती है वो एवरेज 3000 लीटर दूध देती है। मतलब इंडिया में 200 लीटर एक गाय, और ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में एक गाय 3000 लीटर। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है दोनों के ब्रीड का, दोनों के नस्ल का डिफरेंस है। तो वो सब कैसे नस्ल को अच्छा कर सकते हैं वो वहाँ की होती है, पढ़ोगे इस चैप्टर में। तो कौन सा नस्ल का है और वो कैसे उसको बनाया गया है, तो वो सब जो है इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी, जो कि देखो अभी तक जितना भी चैप्टर था वो सब कहीं ना कहीं 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़े होगे। लेकिन अब जो चैप्टर है ये बायोटेक्नोलॉजी, ये नहीं पढ़े होगे। ये एकदम नया ब्रांच है
जो कि मतलब थोड़ा-सा यहाँ पढ़ना है, बाकी विस्तार से इसको पढ़ाया जाता है या तो किसी मेडिकल कॉलेज में या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में। मतलब मेडिकल कॉलेज में जाओगे इसके बाद अगर पढ़ाई तैयारी करोगे तो, या फिर अगर जाओगे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में तो दोनों जगह पर ही पढ़ाया जाता है बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि मेडिकल साइंस, जो मेडिकल साइंस है और जो इंजीनियरिंग है, वो दोनों को मिलाकर कैसे इंसान के लिए अच्छा-अच्छा चीज़ हम बना सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा जाता है। ऐसे मान लो कि हम लोग के बॉडी में नाम सुने बीमारी के, डायबिटीज़, नाम सुने? नहीं सुने? डायबिटीज़, या उसी को बोलते हैं मधुमेह, उसी को बोलते हैं चीनी का रोग, शुगर, शुगर समझे, शुगर हो गया इसको। तो जो शुगर होता है उसी को बोलते हैं डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, अच्छा, उसको कैविटी बोलते हैं, डायबिटीज़ नहीं बोलते। हाँ, डायबिटीज़ जो होता है उसको शुगर भी बोलते हैं ना, शुगर, बहुत मतलब शुगर हो गया उसको। तो शुगर या फिर डायबिटीज़ या मधुमेह या चीनी की बीमारी भी बोलते हैं, है ना? तो उसमें क्या होता है कि इंसान को जो है जितनी कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ है उसको खाने से अवॉइड करना पड़ता है। मतलब कि चाहे वो मीठा चीनी हो गया या फिर जो है चावल हो गया, ये सब चीज़ नहीं खाना होता है। तो वो जो होता है क्यों होता है बताओ? लोग को डायबिटीज़ क्यों होता है? जो चीनी होता है, नहीं सुने डायबिटीज़ के बारे में? अच्छा, अच्छा। अच्छा, तुम्हारे घर में देखना, तुम्हारे जो बड़े होंगे, कोई दादा-दादी होंगे, तो वो लोग कितना भी बड़े हो गए होंगे या कितना भी चीनी खाते होंगे, उनको डायबिटीज़ नहीं होगा। अधिकांश लोग को, जो बूढ़े लोग हैं, उनको नहीं होता है। जो आज का जनरेशन होता है या जो रिसेंट जो है, उन लोग को होता है। क्यों? उसके बारे में पढ़ा जाएगा इस चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ में, कि डायबिटीज़ होने के देखो, हमारे शरीर में जो है एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड, जिसका नाम है पैंक्रियाज़ ग्लैंड। क्या नाम है? पैंक्रियाज़। जो पैंक्रियाज़ ग्लैंड होता है ना? वहाँ से एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। अब क्यों होता है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे इस चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में। डायबिटीज का क्या कारण है, क्या कारण था कि पहले नहीं होता था, अब हो रहा है बहुत लोगों को, है ना? पहले जो थे, अगर 2 जनरेशन चल जाओ पीछे, तो लोग को नहीं हो रहा था। अभी के समय में लगभग हर एक घर में डायबिटीज हो गया है ना? तो और तेजी से फैलेगा ही। अब बात है क्यों फैलेगा, क्यों हो रहा है, तो देखा जाएगा। तो ये इंसुलिन जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोगों को डायबिटीज़ हुआ है, अगर उन लोगों ने दवा काम करना बंद कर दिया, डायबिटीज़ वाले लोग में क्या होता है ना, शुरू में वो लोग खाते हैं दवा, लेकिन बाद में क्या होता है, दवा काम करना बंद कर देता है। दवा होता है उसमें मेटामॉर्फिन, बाद में वो काम करना बंद कर देता है, तो उसको जो है इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का। अब जब इंसुलिन दिया जाता है इंजेक्शन, तो इंसुलिन को बनाना पड़ेगा बॉडी के बाहर। अब बॉडी के बाहर अगर इसको बनाना है, तो उसके लिए हम कहाँ बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में बनाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही इंसुलिन और बॉडी के बहुत सारा जो हार्मोन है, उसको बॉडी के बाहर बनाया जाता है। जैसे मान लो कि किसी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब उसका ग्रोथ रुक गया है ना, हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए बॉडी में कौन सा हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है। हम लोग का जो हाइट है वो बढ़ता है किससे, ग्रोथ हार्मोन से, वृद्धि हार्मोन से, जो कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। यहाँ पर ग्लैंड है, इसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसी ग्लैंड से निकलता है ग्रोथ हार्मोन। अगर किसी किसी मान लो बहुत ज्यादा निकल गया, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। जैसे कि ग्रेट खली को देख लो, खली जो है, नाम सुने खली का, तो देखे भी है। तो ग्रेट, तो वो उसमें जो है जी हार्मोन बहुत बहुत जो है ज्यादा निकल गया। जिसके में कम निकलेगा वो क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। और इसके में मीडियम, अब ये बॉडी का फंक्शन है ना, ना ना ना, ये बॉडी का फंक्शन है, इसमें कुछ फिक्स नहीं है। इसमें या तो जेनेटिक कारण हो सकता है, उससे कुछ नहीं होता, उससे बेकार चीज है वो, है, बताते हैं, सुनो तो पहले, सुनो। देखो, जो जो इसके नाम पर, ग्रोथ हार्मोन के नाम पर, मतलब हाइट बढ़ाने के नाम पर, जो बाकी चीज मार्केट में मिलता है, जो बोले अभी ना कम्प्लान और हॉर्लिक्स, ये सब, तो ये सबसे हाइट वेट नहीं बढ़ता है। उस नहीं, इससे बेकार की चीज होता है। ये कैसे बढ़ेगा, अगर हार्मोन बढ़ाना ही है अगर, कैसे बढ़ेगा, तो वही हम बोले कि शरीर में यही हार्मोन बनता है। यही हार्मोन अगर ज्यादा निकलेगा तो इंसान खूब लंबा होगा, कम निकलेगा तो बौना हो जाएगा, मीडियम निकलेगा तो मीडियम साइज का होगा। ठीक। अब मान लो किसी का हाइट नहीं बढ़ा, तो उसके में क्या किया गया कि बाहर से बनाकर इंसान को इंजेक्शन दे दिया जाएगा। तो उसके इंसान बॉडी इसको टैबलेट भी मिलता है या इसका इंजेक्शन भी मिलता है। तो हालांकि ज्यादा फायदेमंद करेगा इसका इंजेक्शन, इंजेक्शन अगर दिया जाए तो ज्यादा अच्छे से काम करेगा, इंसान का हाइट बढ़ सकता है। तो यही एक तरीका है हाइट बढ़ाने का, नहीं तो एक्सरसाइज है, व्यायाम करने से भी बढ़ सकता है। वो बॉर्नविटा पीने से नहीं हुआ, खुद से हुआ। अगर अगर बॉर्नविटा नहीं पिया होता तभी भी उतना ही लंबा होता हो। ठीक है। हाँ, बॉर्नविटा कंप्लानी सबसे कुछ ना होता, वो प्रचार कर दे दिया है ना, इसलिए तो वो प्रचार कर दिया ना। वो प्रचार अगर ऐसा हो जाए तो फिर कोई बॉनर रहेगा ही नहीं।
अगर ऐसा हो जाए कि कंप्लान और बॉर्नविटा पीने से लोग लंबा हो जाए, अरे नहीं पिया होता बॉर्नविटा ना तभी उतना ही लंबा होता। देखो जो लोग लंबाई बढ़ जाता है ना, वो नहीं पिया होता, कुछ नहीं खाया होता, तभी भी उतना ही लंबा होता। ठीक है ना। इकोलॉजी देखो, तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा इकोलॉजी। इकोलॉजी में फिर आएगा चैप्टर। ठीक है, इसमें आएंगे कितने चैप्टर, 4 चैप्टर आएंगे। इसमें एक्चुअली 2 चैप्टर है, एक है बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल, एक है इसका एप्लीकेशन। और यहाँ पर आएंगे 4 चैप्टर। इसमें वही पढ़ना है पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट को कैसे हम लोग खराब कर रहे हैं। नाम सुने होंगे ग्लोबल वार्मिंग का, नाम सुने ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन लेयर नाम सुने होगा, सुने। ओजोन लेयर में छिद्र हो गया, डिप्लेशन हो गया ओजोन लेयर में, जिस कारण से जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसी धरती पर आती हैं। तो ये सब जो है क्यों होता है और कैसे इसको हम रोक सकते हैं। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन जब होता है, जंगलों को कटाई होता है, उससे क्या क्या नुकसान होता है ना। उसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब अभी देखो अभी धरती पर जो है 1.7 मिलियन स्पीसीज हैं, मतलब अलग अलग प्रजाति हैं। उसमें से एक प्रजाति इंसान है। कितने प्रजाति और है, 17 लाख प्रजातियां हैं, 17 लाख, 1.7 मिलियन। हाँ सब मिला के उसमें से 1.2 मिलियन एनिमल है, मतलब 12 लाख जंतु है, और 5 लाख पौधे हैं। हाँ तो हम लोग उसमें से एक हैं, 12 लाख में से एक है इंसान। यानी कि इसके अलावा 11 लाख जो लोग कितना उतना और है प्रजाति। तो इतना जो डाइवर्सिटी है ये कैसे आया धरती पर, उस सब के बारे में पढ़ना है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सब मिला के देखो, अगर 16 चैप्टर हो गया, 4 इधर हुआ, 3 इधर हुआ, 7, 3 यहाँ हुआ 10, 2 यहाँ हुआ 12, और 4 यहाँ हुआ 16। तो ये 16 चैप्टर्स हैं। इसमें से ना ना, चैप्टर 16 है। देखो इसमें से सबसे जो बड़ा चैप्टर है वो है ये मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, सबसे बड़ा चैप्टर भी है, सबसे अधिक क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, और सबसे ज्यादा जो है समझने वाला चैप्टर भी है। कौन है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये वाला। पूरा पूरा जेनेटिक्स बोल सकते हैं, लेकिन जेनेटिक्स में सबसे बड़ा ये है, ये भी बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा इसमें से ये है। और सबसे अब पूछा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें से कौन कौन सा है, तो एक ये है, एक ये है, एक ये रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, सॉरी ये नहीं, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट वाला नहीं। ठीक है, ये वाला, ये दोनों, उसके बाद इधर बायोटेक्नोलॉजी, और इधर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से लगभग 60% क्वेश्चन आता है। 60 से 70% क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में जो बायोलॉजी का आता है 12th क्लास का, बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में, बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में, जो 60% 70% क्वेश्चन जो आता है वो इन्हीं 5 चैप्टर से आता है ना, 5-6 चैप्टर से। फ्लावरिंग प्लांट हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, ये दोनों हो गया, यहाँ से ह्यूमन हेल्थ डिजीज हो गया, और बायोटेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, तो हम लोग भी अब जब पढ़ेंगे तो पहले इन 5 को खत्म करेंगे, उसके बाद बाकी चैप्टर चलेगा। बुझा है बात, क्या बोले, बोले है ना कि पहले हम लोग ये जो 5 चैप्टर्स बचे हुए हैं जेनेटिक्स के, 2, ये दोनों, ये और ये, इसको पहले पढ़ा जाएगा, और बाकी चैप्टर जो है बाद में पढ़ा जाएगा, क्योंकि बाकी चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल है, उस समझने की कुछ नहीं है, बस याद करने वाला बात है, तो बता देंगे उसको याद कर लेना। ये चैप्टर इसमें समझने वाला बात है, तो इसको जो है हम लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझ समझ के। इस अभी से तुमको नोट चाहिए, अभी जो है खास तुम लोग को किसी भी, बताते हैं ना, तुम लोग को किसी भी चैप्टर का नोट्स नहीं मिलेगा, बायोलॉजी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हर चैप्टर हम लिखवाएंगे यहाँ पर खुद। हाँ लास्ट में नोट्स दिया जाता है, लास्ट में जब मान लो कि 1 महीना टाइम बचा है, 2 महीना टाइम बचा है एग्जाम के लिए, उसमें कोई बच्चा अगर आता है कुछ नहीं पढ़ा है तो उसको नोट्स दिया जाता है। तुम्हारे पास अभी पूरा टाइम है, बढ़िया से नोट्स बनाना है, खुद से लिखना है, उसको याद करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है बढ़िया से। तुम्हारे पास पूरा भी टाइम है ना, 1 साल पूरा टाइम है अभी, तो इसमें नोट्स नहीं पढ़ना है, खुद से नोट्स बनाना है। और ये सब इसलिए पढ़े तो ये तो हम खुद लिखवाएंगे, हर एक पॉइंट लिखवाएंगे इन चैप्टर्स का। हो सकता है कि इसका हम नोट्स दे दें, या फिर इसका नोट्स दे दें, इन दोनों का। लेकिन बाकी जो चैप्टर है उसको हम लिखवाएंगे खुद, बोल बोल के लिखवाएंगे, या फिर बोर्ड पर लिख लिख के लिखवाएंगे, और उसको लिखना है, उसको याद करना है। ठीक है ना, उसको समझने में आसानी रहेगा। नोट्स मेरे पास पूरा है, लेकिन हम देंगे नहीं, क्योंकि वो दे देंगे तो फिर तुम लोग जो है आलस हो जाएगा, लिखोगे नहीं उसको, इसलिए नहीं देंगे। चलो, तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, स्टार्ट करते हैं, चलो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, पहले ये पढ़ा जाएगा, फिर ये वाला, फिर ये दोनों, फिर ये, उसके बाद बाकी चैप्टर पढ़ा जाएगा। तो लिख के रहे चैप्टर का नाम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। लिख रहे हैं चैप्टर, देखो यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
सोल फ्लोरिंग प्लांट। बेसिक बात इसमें देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और ये सब तो देख लेते हैं, फिर चर्चा किया जाएगा। क्योंकि चलिए जी, ये जो हम मान के चल रहे हैं कि तुम पढ़े होगे 10th क्लास में, पढ़े थे ना रिप्रोडक्शन क्या होता है ये सब, बताओ तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। हाँ बताओ। बताओ। हिंदी करता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हो बताओ तो। जनन। जनन क्या होता है। इसी को ना बोलते हैं हिंदी में जनन। किसी को मारते तो मार देता, जनन बोलते हैं उसको। उसको बोलते हैं बदला लेना। देखो सुनो, that biological process in which any organism produces young ones similar to itself is called reproduction। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा यंग वंश, अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। अब बात है, आखिर ये होता क्यों है। दुनिया में कोई भी काम बिना मतलब का नहीं होता है। पॉपुलेशन नहीं होगा। पॉपुलेशन नहीं होगा कि जीवन ही नहीं होगा। जीवन ही नहीं होगा। जीवन ही नहीं होगा। देखो, दुनिया में क्या कोई भी जीव अमर है। अमर हो गया है कोई। इमोर्टल है कोई नहीं। सबको क्या होना है, सबको क्या करना है, मर जाना है। अब सब कोई मर जाएगा, फिर क्या होगा, धरती पर से जीवन खत्म हो जाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगा। तो लाइफ बना रहे इसलिए रिप्रोडक्शन जो है जरूरी है। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर और उसकी जो नेचुरल डेथ होता है, प्राकृतिक मृत्यु, इसके बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं इसको, लाइफ स्पैन। पूछेगा कि लाइफ स्पैन क्या है, तो द पीरियड बिटवीन, कहां से कहां, बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के, प्राकृतिक मृत्यु। हाँ, प्राकृतिक मृत्यु। अब मान लो कोई कोई इंसान है, वो बाइक चला रहा है, खूब फास्ट बाइक से जाकर लड़के मर गया, तो वो उसका प्राकृतिक मृत्यु नहीं ना हुआ। नहीं हुआ। मान लो कोई गया और स्नेट खा के मर गया, जहर खा के मर गया, तो वो उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुआ। मतलब ये सब बूढ़ा होकर मरे बढ़िया से, है ना। तो जी, बर्थ से लेकर और नेचुरल डेथ के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। मतलब तो ह्यूमन में कितना होता है लाइफ स्पैन। हाँ, अप्रोक्स, अब तो खैर बहुत घट गया। हाँ, अब बहुत घट गया, अब 80 के, आप लोग तो 40-50 पे ही मर जा रहा है। तो वो लोग जो जो था ना, जो पीछे जनरेशन, हाँ वो लोग जिंदा थे। 92। तो उन लोग का जीना पॉसिबल था, अब पॉसिबल नहीं है ना। अब का लोग नहीं जिएगा उतना। लेकिन ऐसा देखो, पंचायती मत कर। लाइफ स्पेन जो होता है, क्या होता है, बर्थ से लेकर नेचुरल जो टाइम होता है बोलते हैं लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन देखा जाए ह्यूमन का जो है, चलो मान सकते हैं अभी भी अप्रोक्स 100 साल हम लिख देते हैं, 100 साल होता नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं गाँव में जो 100 साल जीते हैं, है ना। तो 100 साल। अच्छा होता तो सबसे ज्यादा किसका होता है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन सबसे ज्यादा किस एनिमल का होता है। कछुआ का होता है, टर्टोइस का। टर्टोइस। हाँ, 150 से 300 साल। अच्छा, तो पक्षी में सबसे ज्यादा किसका होगा, बर्ड में। तोता। पैरोट। तोता का होता है 140 साल। 140 साल। क्रो का कितना होता है, कौवा का। 15 साल। कुत्ता का कितना होता है, डॉग। 25, 20 से 25। कैट, कैट समझते हैं, बिल्ली। 35 ईयर्स। 25 से 30 साल। अच्छा, अब आता है प्लांट में। प्लांट में बताओ सबसे अधिक किसका होता है,
कौन सा प्लांट का सबसे अधिक होता है? सबसे ज्यादा जीने वाला प्लांट कौन सा? बरगद का। उसको बोलते हैं बन्यान ट्री। बरगद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बन्यान ट्री। तो बन्यान ट्री जो होता है इसका होता है 200 से 300 साल। इससे जो ज्यादा होता है पीपल का। नाम सुने पीपल का? पीपल ट्री जो होता है इसका होता है 2000 टू 3000 ईयर्स। 2000 टू 3000 ईयर्स। ठीक। इससे ज्यादा होता है रेडवुड ट्री का। इसका होता है रेडवुड ट्री। रेडवुड ट्री। ला इसी हाँ, इसी को बोलते हैं सिकोया या सकुआ। ये जो सकुआ है ना, या इसी को बोलते हैं रेडवुड ट्री। इसका होता है 3000 से 4000 साल। कितना होता है? 3000 से 4000। और सबसे ज्यादा होता है जो कि इंडिया में नहीं पाया जाता है, कैलिफोर्निया में पाया जाता है। उसका नाम है लैरिया ट्राइडेंटाटा। क्या नाम है इसका? ट्राइडेंटाटा। इसका होता है 11,130 ईयर्स। कितना? 11,000। देखो पेड़ जो होता है ना उसमें जब पेड़ को काटते हैं, ठीक है, मान लो किसी पेड़ को काट दिया गया, पेड़ को काटना नहीं चाहिए, पेड़ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मान लो उसको काट दिया गया, तो जो उसका ट्रंक होगा ना उस पर ऐसे ऐसे रिंग प्रेजेंट होता है। वही रिंग काउंट करके मालूम चलता है कि पेड़ का एज कितना है ना। तो बन्यान ट्री का कितना है? 200 से 300 साल। पीपल का कितना है? 2000 से 3000 साल। इसका कितना है? 3000 4000 साल। इसका कितना है? 11,330 ईयर्स। सबसे ज्यादा ये इंडिया में नहीं पाया जाता है, ये सब इंडिया में पाया जाता है, ठीक है ना। बोले तो वही वो काउंट करके एनुअल रिंग, जो रिंग होता है वही काउंट करके ना उसको एनुअल रिंग कहा जाता है। हर एक साल जब बीतते जाता है तो पेड़ में दो रिंग बन जाता है, दो रिंग बनता है। दो रिंग बनता है। एक रिंग बनता है गर्मी सीजन में, एक बनता है ठंडी के सीजन में। एक साल में हो गया दो रिंग। और वही दो रिंग जो हो गया उस तरह से मान लो कि 500 रिंग है तो क्या मानेंगे कि 250 साल का वो जो पेड़ होगा। इस तरह से मालूम करते हैं। तो लाइट एंड इसका कितना होता है? 11,330 ईयर्स होता है। ठीक है। अच्छा ये बता दो मैंगो कितना होता है? 25 साल ही। 25 साल। 25 से 30 साल होता है मैंगो का। तो ये सब याद रखना है। लिख के डैश देना है लाइफ स्पेन। लिख के डैश देना है लाइफ स्पेन। लिख के डैश देना है लाइफ स्पेन। लिखना है द पीरियड फ्रॉम पीरियड फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पेन। इज कॉल्ड इट्स इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पेन। ठीक है। मतलब कि बर्थ से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के जो बीच का समय होता है उसको क्या कहा जाता है? लाइफ स्पेन। लिख लेना है इन सबका। ह्यूमन का, हाँ सबका लिखना है। पैरोट का, क्रो का, डॉग का, कैट का, और फिर बन्यान ट्री, पीपल ट्री, रेड ट्री, लेटेंट डाटा, सबका लिखना है। दिखाई दे रहा है कि बोल दे? दिखाई दे रहा है? पढ़ पा रहे हो? TORTOIS टर्टोइस मतलब कछुआ।
140 साल। पैरोट का है 140 ईयर्स। कौन? हाँ, कौवा का 15 साल, 15 ईयर्स। हो गया? लिख लिए? तो सबसे अधिक किसका होता है? लैरिया ट्राइडेंटाटा। कितना होता है? 11,330। तो देखो तुम लोग अभी से जो है ना, ये सोच। नहीं, ईयर्स, YRS। देखो तुम लोग अभी से जो है, ये केवल बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है ना? तुम लोग 1 साल टाइम है, अगर तुम अच्छे से पढ़ लो तो नेक्स्ट ईयर तुम लोग को एग्जाम निकल जाएगा अच्छा। अब तुम लोग बायोलॉजी, अगर अगर तुम लोग बायोलॉजी से हो, तुम लोग के पास 3 स्कोप है, 3 एग्जाम में देने के लिए। एक तो नीट है, दूसरा BCEC एक होता है, और एक ICAR होता है। 3 एग्जाम होता है। बी फार्मा, वो BCEC से होता है। तो उस एग्जाम एकदम एकदम आसान है, जो पढ़ा रहे हो उतना ही पढ़ लो, अगर उतना भी पढ़ बढ़िया से तो वो निकल जाएगा। अरे बी फार्मा से बनता है। जो BCEC एग्जाम होता है ना, उससे BSc नर्सिंग भी बनता है। उससे बहुत सारा कोर्स होता है, एग्रीकल्चर में जाता है, फार्मा में जाता है, बहुत सारा कोर्स होता है। मतलब बोले ना 3 स्कोप है। तो अभी से तुम लोग अगर बढ़िया से पढ़ोगे, अगर डेली 4-5 घंटा भी डेली अगर पढ़ोगे, जितना पढ़ा रहे हो उसको पढ़ो, और 11th में जो टॉपिक छूट गया है उसको भी मेरा वीडियो होगा, या उसको भी पढ़ो। तो हाँ, हम नहीं पढ़ाते हैं तो जो। अच्छा कोई बात नहीं, जितना पढ़ाई हुआ है उतना पढ़ो। देखो हो जाएगा, बस इतना करो ना कि अभी जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़ते रहो। ठीक है ना? तुम लोग बस 1 साल टाइम है। बोर्ड के लिए कुछ नहीं सोचना है। बोर्ड के लिए लास्ट में 2 महीना ही पढ़ोगे तो बोर्ड निकल जाएगा। है ना? लास्ट में जो बच्चा 2 महीना पहले भी आता है ना, उसको हम बोर्ड निकलवा देते हैं। बोर्ड के लिए नहीं सोचना है। तुम सोचो कि अभी से कैसे हम लोग पढ़े कि अच्छा एग्जाम एग्जाम में क्रैक करें। एग्जाम क्रैक सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। ऑब्जेक्टिव तुमको यहाँ से भी मिलेगा। कोई भी बुक मार्केट से फिलहाल ले लो एक, जिसमें ऑब्जेक्टिव बनाया करो, और जो नहीं बनाया पूछा करो, हम बताएंगे उसको। तो अभी से जो है कोशिश करना। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का नाम पूछा जाए अगर, MTG का बुक आता है, बढ़िया आता है। MTG का आता है, MTG फिंगर टिप्स। MTG फिंगर टिप्स। तो वो एक किताब बढ़िया आता है। तो इसके अलावा कोई भी किताब ले लो, ये चाहे यहाँ से भी मिलेगा बाद में ऑब्जेक्टिव, तो उसको जो है बनाना है ना? ऑब्जेक्टिव बनाते रहोगे, और जितना पढ़ाने पढ़ते रहोगे, तो 12th के साथ साथ तुम लोगों को एग्जाम भी निकल जाएगा। और वहीं सोच के चलना है, केवल बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है ना? बोर्ड के लिए पढ़ोगे तो फिर मतलब 2 महीने में भी हो जाएगा। अभी से करो तैयारी, 12th के बाद क्यों करना है? अभी से करो। जो जो नीट का सिलेबस है वो तुम्हारे में क्या आता है? नीट में तुम्हारे क्या आता है? 11 12 भी तो आता है ना? जो पढ़ा रहे ये सब उसमें भी आता है। इसलिए अभी से तैयारी शुरू करना है। ठीक है ना? ठीक है, इतना ही रहेगा, इसको याद करना है। और साथ में जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। अभी छोड़ दो, 3-4 क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना शुरू हो जाएगा।